गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि पेट 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? और इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जम्मू और कश्मीर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा, ये तीनों भी दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य में हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार का ट्राई जंक्शन बनाता है? और इसके ऑप्शन हैं नाथुला, जेलेपला, बोमडिला और दीफू दर्रा। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है दीफू दर्रा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि दीफू दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वो भारत, चीन और म्यांमार का ट्राई जंक्शन बनाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा झरना है? और इसके ऑप्शन हैं दूध सागर झरना, जोग वाटरफॉल्स, शिव समुद्रम झरना या गोकक झरना। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जोग वाटरफॉल्स। तो एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो जोग वाटरफॉल्स है वो भारत का सबसे ऊंचा झरना है, और जोग वाटरफॉल है दोस्तों कर्नाटक में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा नाम से प्रसिद्ध है? और इसके ऑप्शन हैं तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी या कावेरी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गोदावरी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? और इसके ऑप्शन हैं असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या गुजरात। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है असम। तो असम राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों भारत में कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चीज आप लोग नोट करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? और इसके ऑप्शंस हैं मेगस्थनीज, इब्न बतूता, वेनसोंग और फाहियान। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है फाहियान। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और मेगस्थनीज दोस्तों आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और वेनसोंग आया था दोस्तों हर्षवर्धन के समय में। ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? और इसके ऑप्शन हैं अश्वघोष, वसुमित्र, चरक या नागार्जुन।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है चरक। और चरक जी को भारतीय चिकित्सा पद्धति का जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चरक जी को कहा जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन थे? और इसमें ऑप्शंस हैं विशाख दत्त, कालिदास, बाणभट्ट या कलहना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि हैं विशाख दत्त। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि देवी चंद्रगुप्तम किताब के लेखक हैं विशाख दत्त, और ये किताब लिखी गई थी दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? और इसके ऑप्शंस हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक भी था। ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? और इसके ऑप्शंस हैं 1550, 1556, 1560 या 1561। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1556। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1556 में, और ये हुआ था हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच में, जिसमें हेमू को पराजय झेलनी पड़ी। और ये हेमू दोस्तों थे महाराणा प्रताप की तरफ से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं पी.एन. जोशी, बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार या एस.एन. राव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बी.डी. सावरकर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक थे बी.डी. सावरकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? और इसके ऑप्शन हैं सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा अली या कस्तूरबा। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और एनी बेसेंट जी अध्यक्ष बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कलकत्ता अधिवेशन में जो कि हुआ था 1917 में, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और उसके बाद दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था? और इसके ऑप्शंस हैं 1927, 1928, 1929 या 1930।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1928। तो साइमन कमीशन भारत में आ गया था दोस्तों 1928 में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? और इसके ऑप्शन हैं 1905, 1906, 1910 या 1911। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 1911। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन को 1911 में जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा रद्द किया गया दिल्ली दरबार में। और ये दिल्ली दरबार लगा था दोस्तों दिसंबर 1911 में। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में और रद्द किया गया बंगाल विभाजन को 1911 में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? और इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि हैं दादा भाई नौरोजी। और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की 11वीं अनुसूची या पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने विषयों का उल्लेख है? और इसके ऑप्शन हैं 11, 20, 29 या 30। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 29। तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं दोस्तों? 29। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ सदस्यों को किस आधार पर मनोनीत कर सकते हैं? और इसके ऑप्शन है दोस्तों कला, साहित्य, विज्ञान या सहकारी आंदोलन। तो इन चारों आधार पर दोस्तों जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1, 2, 3 और 4। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो राज्यपाल होता है वो विधान परिषद में जो सदस्यों को मनोनीत करता है वो करता है कला के आधार पर, साहित्य के आधार पर, विज्ञान के आधार पर और सहकारी आंदोलन के आधार पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? और इसके ऑप्शन हैं 1952, 1947, 1950 या 1951। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1950। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1950 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं और इसके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या महान्यायवादी। तो ये चारों लोग मौजूद होते हैं दोस्तों केंद्र में संघ कार्यपालिका में। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 1, 2, 3 और 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? और इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5।
तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है 3। तो तीसरे भाग में दोस्तों मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट का वर्णन है भारतीय संविधान में। और ये दोस्तों तीसरे भाग में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन रोगों से शरीर की रक्षा करता है? और इसके ऑप्शन हैं ल्यूकोसाइट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, या आरबीसी, या गोल्जी बॉडी, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि है ल्यूकोसाइट्स। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। तो डब्ल्यूबीसी हम लोग जानते हैं दोस्तों शरीर में रक्षा कवच की तरह कार्य करता है और ये शरीर में होने वाले रोगों से रक्षा करता है। तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है दोस्तों ल्यूकोसाइट्स। ये शरीर में होने वाले रोगों से रक्षा करता है। और लाल रक्त कोशिकाएं जिसे आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों एरिथ्रोसाइट्स। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि एरिथ्रोसाइट्स जो कि दूसरा नाम है लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? और इसके ऑप्शन हैं 44, 45, 46 या 47। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है 45। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति में जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या होगी वो होगी 45। और ये टर्नर सिंड्रोम होता है दोस्तों फीमेल में। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि टर्नर सिंड्रोम सिर्फ महिलाओं में होता है। और इसको समझने के लिए दोस्तों थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि मानव शरीर में 23 का 2 पेयर मौजूद होता है क्रोमोसोम या गुणसूत्र का। और यदि महिलाओं या फीमेल में दोस्तों सेक्स हार्मोन जो कि एक्स होता है उसकी कमी या अनुपस्थिति हो जाती है तो क्रोमोसोम संख्या घटकर 45 हो जाती है। और इसी स्थिति को कहते हैं दोस्तों टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कुत्ते के काटने और उनके लार के द्वारा होती है? और इसके ऑप्शन है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, रेबीज, टिटनेस या एड्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है रेबीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिकतम कार्य करने के लिए बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होना चाहिए? और इसके ऑप्शन है दोस्तों 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि है 0 डिग्री। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अधिकतम कार्य करने के लिए बल और विस्थापन के बीच में कोण होना चाहिए 0 डिग्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह ज्ञाकार होता है एफ कॉस थीटा। तो यदि थीटा की वैल्यू हम लोग रख देंगे 0 डिग्री तो ये हो जाएगा W बराबर Fs। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अधिकतम कार्य होता है उसमें बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री एंगल होना चाहिए। और यदि दोस्तों यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री रख देंगे तो ये कार्य की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि cos 90
डिग्री का मान होता है दोस्तों 0 और 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर सब 0 हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम विद्युत सुचालक है? और इसके ऑप्शंस हैं तांबा, लोहा, चांदी या पीतल। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है चांदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। ऑप्शन है देश की कुल जनसंख्या से, देश की कुल कार्यशील जनसंख्या से, क्षेत्रफल से या पूंजी से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है देश की कुल जनसंख्या से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वित्त वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो इसके ऑप्शन हैं 2 जुलाई, 1 अप्रैल, 5 मई या 1 मार्च। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1 अप्रैल। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है दोस्तों 1 अप्रैल से और ये चलता है 31 मार्च तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? और इसके ऑप्शन हैं केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? और इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली या सिक्किम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गोवा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? और इसके ऑप्शन हैं एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? और इसके ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सुचिता कृपलानी। तो सुचिता कृपलानी जी दोस्तों भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी और ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। और सरोजनी नायडू दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी, जो कि महिला थी। और इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी थी, जो कि महिला थी। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली प्रेसिडेंट बनी थी भारत की, जो कि महिला थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और भारत के किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। और सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और ये राज्यपाल थी दोस्तों उत्तर प्रदेश की। और
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की राष्ट्रपति होने वाली पहली महिला थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन हैं 10 मई, 5 जुलाई, 5 जून या 1 मार्च। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों मनाया जाता है 5 जून को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप या रिवर आइलैंड कौन है? और इसके ऑप्शन हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या माजुली। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है माजुली आइलैंड। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड या नदी द्वीप है माजुली, जो कि है आसाम में, और ये बनता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओमान देश की मुद्रा का क्या नाम है? और इसके ऑप्शंस हैं डॉलर, रुपया, रियाल या सोम। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रियाल। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओमान देश की मुद्रा का नाम है रियाल, और ओमान का जो कैपिटल है दोस्तों वो है मस्कट। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओमान की राजधानी है मस्कट और ओमान की मुद्रा है रियाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में राज्यपाल कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? और इसके ऑप्शंस हैं 2, 1, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि राज्य विधानसभा में जो राज्यपाल महोदय होते हैं वो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं या नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति महोदय 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत या नियुक्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि राज्य विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त या मनोनीत कर सकता है और लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त या मनोनीत कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भैया, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसके ऑप्शन हैं ब्रुसेल्स, रोम, जेनेवा या वाशिंगटन डीसी। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जिनेवा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय या हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 और इसमें है राउफ लोक नृत्य या लोक संगीत किस राज्य की है? और इसके ऑप्शन हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या बिहार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जम्मू और कश्मीर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि राउफ लोक नृत्य दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखा गया है? और इसके ऑप्शन है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, जयदेव, कलहड़ या विशाख दत्त। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कलहड़। तो राज तरंगड़ी दोस्तों कलहड़ या कलहना के द्वारा लिखी गई है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 और इसमें है कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है और इसके ऑप्शन हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका और बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो है टका। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 और इसमें है प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है और इसके ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है पश्चिम बंगाल। तो भारत का प्रसिद्ध गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। तो बस दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ भाइयों गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।